हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम क्लास 11 के फिजिक्स चैप्टर 7 के बल न्यूटन के गति विषयक नियम के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले उसके कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला जो दिया हुआ है बल इक्वल टू एफ इक्वल टू एम है। एम द्रव्यमान है, ए उसमें उत्पन्न त्वरण है। और यह कैसे दूसरे रूप में कैसे दिया जाता है, तो संवेग परिवर्तन अपन समय अंतराल डेल्टा टी से दिया गया। आवेग दिया जाता है, देखिए हमें दूसरा दिया गया आवेग इज इक्वल टू बल गुणे समय अंतराल एफ इंटू डेल्टा टी दिया गया है। एफ को देखिए यहाँ पे लिखा गया है संवेग परिवर्तन अपन समय अंतराल यानी डेल्टा टी। तो यहाँ पे लिखा गया है एफ को संवेग परिवर्तन बटा डेल्टा टी, और चूंकि डेल्टा टी पहले से है तो यहाँ पे डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी कट जाएगा तो हो जाएगा आवेग बराबर होगा संवेग परिवर्तन। अब एक ही पॉइंट पे बहुत सारे बल यदि लगे हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और फिर उनकी एंगल कैसे निकालते हैं, ये देखिए। तो एक ही पॉइंट पे जब बहुत सारे बल लगे होते हैं तो उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर उनको निकाल लेते हैं। जैसे F1 F2 F3 जो है वो लिखा हुआ है एक्स एक्सिस से θ1 θ2 θ3 θ4 को बनाते हो तो एक्स एक्सिस में इनका कंपोनेंट जो होगा वो कितना होगा, तो r cos थीटा इक्वल टू F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी बल होंगे उनको ऐसे ही जोड़ लेंगे। उसी तरह से y एक्सिस में r sin थीटा इक्वल टू F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे भी निकालें, जितने बल होंगे उनको हम जोड़ लेंगे। इनका एंगल कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू, अब देखिए r sin थीटा में और cos थीटा से भाग दे देंगे, वो हमको मिल जाएगा। आगे देखा जाएगा, जैसी जरूरत होगी उसे इस्तेमाल किया जाएगा। चौथा देखिए, दो पिंड इस तरह से एक धागे से बंधे हुए हैं, इनको F बल से खींचा जा रहा, तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, वो त्वरण A है। तो इस स्थिति में 2 हो 3 हो 4 हो कितने हो पिंड हो, सब में त्वरण जो होता है वो समान होता है। तो इनके गति का समीकरण कैसे हम लिखते हैं, तो देखिए F बल से इधर की तरफ खींचा जा रहा और ये तनाव डोरी में उत्पन्न हो रहा, तो इसके विपरीत दिशा में है तो इसमें से ये घट जाएगा। तो नेट बल इस पर जो काम करेगा द्रव्यमान गुणे तो इसमें उत्पन्न त्वरण, तो लिखा गया है F माइनस टी इक्वल टू M1A। दूसरे के लिए लिखा गया है T माइनस टी इक्वल टू M2A, ये हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन। कोई और होता तो उसको भी इसमें ऐड कर लेते। अब देखिए पांचवा जो है पुल्ली का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है इस पुल्ली पे दो पिंड लटक रहे हैं, एक ये है एक ये है। M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है, यहाँ पे कंडीशन जो है M1 इज ग्रेटर देन M2। तो जाहिर सी बात है ये वाला नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। जिस त्वरण से ये नीचे आएगा उसी त्वरण से ये ऊपर जाएगा। नीचे मान लीजिए कि ए त्वरण से आ रहा था, ये ए त्वरण से ऊपर जाएगा। क्योंकि एक ही डोरी है तो दोनों में तनाव जो होगा वो सेम होगा। इसका वेट नीचे की तरफ M1G, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा M2G। अब जरा यहाँ देखिए, इसके लिए जब इक्वेशन लिखना होगा तो चूंकि ये नीचे आ रहा है और तनाव ऊपर की तरफ लग रहा, तो ये अधिक है टेंशन से, तो इसमें से इस तनाव को घटा देंगे, तब इस पर जो नेट फोर्स लगेगा इसके द्रव्यमान और इसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है M1G माइनस टी इक्वल टू M1A। अब इसको देखिए, यहाँ पे दिया गया है चूंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके वेट से इस डोरी में उत्पन्न तनाव जो है वो अधिक है। तो इस स्थिति में अब ये अधिक है ये कम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे और इस पर नेट फोर्स जो लगेगा वही वो इसके द्रव्यमान और ए के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए T माइनस M2G इक्वल टू M2A लिखा गया है। उसी तरह से देखिए, जब लिफ्ट का क्वेश्चन होगा कि लिफ्ट जो है उस पर कितना बल क्या कुछ कैसे लग रहा है, तो उसको इसमें 3 कंडीशन होते हैं। एक, लिफ्ट स्थिर हो, दूसरा लिफ्ट ऊपर जा रही हो और तीसरा लिफ्ट नीचे आ रही है। तो इस स्थिति में क्या इक्वेशन होगा, दिया है जब लिफ्ट स्थिर होगा तो जितना इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा वही टेंशन इसमें उत्पन्न होगा। और बैलेंस कंडीशन में तो T इक्वल टू mg हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो ऊपर जाएगा तो कोई त्वरण होगा, मान लेते हैं वो त्वरण A है, तो इसके लिए समीकरण क्या होगा, तो जैसा इसमें हम लोगों ने किया है यहाँ और यहाँ देखिए, जब ये ऊपर जा रही है इसका मतलब ये है कि इस डोरी में जो उत्पन्न तनाव है वो इसके वेट से क्या है वो अधिक है, अर्थात इसमें से इसको घटा देंगे तो इसमें नेट फोर्स जो लग रहा है इसके द्रव्यमान और इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे लिखा है T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। और उसके बाद देखिए इसको सॉल्व किया गया तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। और उसके बाद से देखिए T इक्वल टू एम कॉमन ले लीजिए G प्लस ए। तो जब ऊपर जाएगी तो उसमें उत्पन्न तनाव जो होगा M कोष्टक में G प्लस ए के बराबर होगा। जब लिफ्ट नीचे आ रही हो तो उस स्थिति में अब ये अधिक है ये कम है तो इसमें से ये घटेगा,
यानी कि mg माइनस टी, और इस पर नेट फोर्स जब नीचे जा रहा है तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब मान लीजिए कि ये हो गया, तो mg माइनस टी इक्वल टू ma हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए mg इसको इधर ले आया तो माइनस ma हो जाएगा, और t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लिया, g माइनस a हो जाएगा ये। अब जहाँ ज़रूरत होगी इनका इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास रहेगा, और इनका जब भी इस्तेमाल होगा आप देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए, भौतिक विज्ञान के कुमार मित्तल की बुक की सभी न्यूमेरिकल को किए जाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर लंबी होने लगे तो पॉज करके थोड़ा सा घूम लीजिए, पानी उन्हें पी लीजिएगा, उसके बाद से फिर से बैठिएगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जा रहा है, इसमें दिया हुआ है एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 गुणे 10 पर घात 7 किग्रा है, विराम में है, इस पर 5 गुणे 10 पर घात 4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए। जल द्वारा जहाज पर लगाया गया सैन्य बल नगण्य है। जो दिया हुआ है उसको लिखा गया है यहाँ पे m इक्वल टू 3 इंटू 10⁷ kg, विराम में है तो प्रारंभिक वेग इसका 0 है, u कर लिया। बल इस पे जो लग रहा वो दिया गया है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन। कितना दूर विस्थापित होता है, तो s इक्वल टू 3 मीटर। आपसे अंतिम वेग पूछा जा रहा है, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सोचेंगे कि अंतिम वेग आता कहाँ से है। तो अंतिम वेग कहाँ से आता है, तो हम गति के 3 समीकरण पढ़े हैं, उसमें से जो तीसरा इक्वेशन होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as, ये होता है। इसमें देखिए ऐसे सोचेंगे कैसे, v आपसे पूछा ही जा रहा है, u दिया हुआ है, s भी दिया हुआ है, और एक कहीं से मिल जाएगा तो इसको यूज़ कर लेंगे, तो इस समीकरण से यही यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख लेंगे, 1, या फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें u की वैल्यू 0 दिया हुआ है तो लिख लेंगे v² इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 प्लस 2a इंटू 3, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से लिख लेंगे v² इज इक्वल टू 6a, ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, और a की वैल्यू निकाल के हम इसमें रख लेंगे। अब a की वैल्यू मिलेगा कहाँ से, तो देखिए फोर्स दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, तो इन दोनों का यूज़ करके, चूँकि हम जानते हैं सिंस F इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू a, ये होता है। अब F की वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁴ इक्वल टू m की वैल्यू है 3 इंटू 10⁷, और उसके बाद है इंटू a की वैल्यू आपको निकालनी ही है, ये लिख लिया। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपका क्या होगा, अब लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁷, लिख लिया, इज इक्वल टू 5/3 अपॉन 5/3 इंटू, अब देखिए 4 तो कट जाएगा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे, तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, समीकरण 1 से, तो 1 में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा आपको v² इज इक्वल टू 6 इंटू a, तो a की वैल्यू कितनी आई है, तो 5/3 इंटू 10⁻⁻3, और देखिए इसको जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 होता है। अब इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो आ गया 10 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻⁻2, ये है v² की वैल्यू। तो v, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जब v हम निकालेंगे इसका वर्गमूल तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, या इसको थोड़ा दशमलव में चेंज कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है 2 गेंद A व B जिनके द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम व 250 ग्राम है,
एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज धरातल पर स्थित है। जब गेंदों को मुक्त किया जाता है तो गेंद बी पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। गणना कीजिए कि गेंद ए किस प्रारंभिक त्वरण से किस दिशा में गतिशील होगी। इनको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए दो पिंड हैं ए और बी, इनको स्प्रिंग पे दिखाया गया है। ए का द्रव्यमान 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया, 100 इंटू 100 इंटू 10⁻³ kg। इसको भी जो 250 ग्राम दिया हुआ है इसको भी हमने केजी में चेंज कर लिया है। ए बी की वैल्यू दिया है, यानी कि बी वाले पिंड की का त्वरण दिया हुआ है तो उसको हमने लिख लिया, इसको भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज कर लिया। अब पूछा आपसे क्या जा रहा है, तो ए आपसे पूछा जा रहा है, ये हमको निकालना है। उसका फिगर है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये जो है वेस्ट डायरेक्शन है। इसमें बी ये है, ए ये जब छोड़ा जाता है इनको, तो चिकना ये तल है तो ये दोनों इधर की तरफ, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ, जाहिर सी बात है स्प्रिंग दोनों को अपनी ओर खींचेगा। तो एक ही स्प्रिंग से दोनों बंधे हैं तो स्प्रिंग जो है वो दोनों को एक ही बल से खींचेगा, अर्थात बी और ए पर आरोपित जल बल जो होगा वो समान होगा। अब देखिए इसकी दिशा इधर की तरफ है तो जाहिर सी बात है एक दिशा जो होगी वो इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में त्वरण भी होगा और त्वरण एक ही निकालना है। तो जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस दिशा में लगेगा, तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि ए पर जो त्वरण होगा उसकी दिशा किधर होगी, तो ईस्ट की तरफ होगी, यानी पूरब की तरफ होगी। अब चलिए इसकी वैल्यू को निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, तो एक ही स्प्रिंग से बंधे हैं तो दोनों पे फोर्स जो लगेगा वो सेम होगा। तो लिख लेंगे F इज इक्वल टू एम ए और इस पर जो त्वरण लगेगा ए यह जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम बी ए बी। अब देखिए यहाँ पे ये तो नहीं दिया हुआ है लेकिन इनमें दिया हुआ है ये चार क्वांटिटी, आपको चार क्वांटिटी में तीन क्वांटिटी मालूम है, चौथी आपको निकालनी है, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जब रखते हैं एम ए की वैल्यू तो यहाँ पे मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आपको मिलेगा, एम ए की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻³ ए की वैल्यू आपको निकालनी ही है इक्वल टू एम बी की वैल्यू 250 इंटू 10⁻³ और ए की वैल्यू कितनी है इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10⁻²। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए की वैल्यू ये इनके नीचे चला जाएगा या यहीं से काट लेगा तो कुछ कम हो जाए, जैसे यहाँ देखिए एक ज़ीरो यहाँ है, एक ज़ीरो यहाँ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बच गया ये इनके नीचे आ जाएगा। यह भी देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पे देखिए 10⁻², यानी कि इससे हम लिखेंगे 25 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको दशमलव में चेंज करना चाहें तो इसी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। और इसकी दिशा किधर होगी, पूरब की ओर, पूरब की ओर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक अज्ञात बल एक 0.5 किग्रा की वस्तु पर लगाकर उसमें 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा एक दूसरी वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर यही बल लगाया जाए तो यह बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न कर सकेगा। अब यहाँ देखिए इसी को यहाँ पे लिखा गया है, M1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, M2 की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको निकालेंगे। A2 की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि दोनों को जब एक साथ बांध दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए देखिए ये भी नहीं दिया है, और अज्ञात बल जो है, तो अज्ञात बल जब मालूम हो जाएगा तो इनका यूज़ करके हम M2 निकाल लेंगे। तो इसमें पूछ तो नहीं रहा लेकिन आपको वो बल भी निकालना है, वो M2 की वैल्यू भी निकालनी है, और जब M1 M2 निकल जाएगा तब इनको ऐड करके हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ देखिए
इनकी मदद से हम लिखेंगे, वही दिखाया गया है, अलग अलग लग रहा है। जब M1 पर लगता है तो त्वरण A1 उत्पन्न होता है, वही बल जब M2 पे लगता है तो त्वरण A2 उत्पन्न होता है। वही इन दोनों को एक साथ जब बांध दिया जाता है और उसी बल से खींचा जाता है, तब पूछ रहा है उसमें त्वरण कितना होगा। मान लिया A त्वरण उत्पन्न हुआ, तो इनकी हेल्प से जो फोर्स लग रहा है उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस F इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख लेंगे M1 A1, M1 की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 8.0, ये हो जाएगा न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। अब इनका चूंकि इतना ही बल इस पर भी लग रहा है, तो इसमें इसका यूज करके हम A2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M2A2, और यहाँ से लिखेंगे M2 की F की वैल्यू तो आ गई 8 इक्वल टू M2 मालूम नहीं है, इसको निकालना है। A की वैल्यू A2 की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो लिख लिया इंटू 4। दिस इम्प्लाइज यहाँ से सॉल्व करेंगे तो M2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ से जब 4 से भाग देंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 kg, ठीक है। अब उसके बाद से जरा देखिए, इसके बाद हम लिख लेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू, क्योंकि F तो बदल नहीं रहा, दोनों को बांध कर लिया जा रहा है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तो M1 प्लस M2 लिख लिया। और उसमें उत्पन्न त्वरण निकालना है, उसको मान लिया A, तो A निकालना है, तो F की वैल्यू 8 न्यूटन लिख लिया, इसको 8 न्यूटन इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे M1 की वैल्यू जो आई हुई है दी गई है वो कितना है 0.5, प्लस M2 की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है तो 2, इसको लिख लिया इंटू A। अब यहाँ से क्या करेंगे 8 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे 2.5 हो गया इंटू A। अब इसके बाद से दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे A इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/2.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। अब इसी को सॉल्व करेंगे, A बराबर हो जाएगा, जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया हुआ है एक बच्चा एक घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं को 1.5 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए लगाकर खींचता है, गणना कीजिए। यह है F इक्वल टू 1.5 न्यूटन और ये गाड़ी बनाया हुआ है। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण, दूसरा दिया हुआ है दोनों डिब्बों के मध्य जुड़ी भारहीन अवितान्य डोरी के मध्य तनाव। ये यहाँ दिया गया F की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, पहला जो डिब्बा है उसका वजन दिया गया है 40 ग्राम, दूसरा जो डिब्बा है उसका त्वरण निकालना है, 40 दिया गया वाट, डोरी में तनाव आपको निकालना है। चलिए, अब यहाँ पे 40 ग्राम दिया हुआ है तो उसको हम चेंज कर लेंगे किलोग्राम में। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो पहले का त्वरण इतना फोर्स लगा जाए। अब जरा फिगर को हम देखें, यह जो है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पे फोर्स लगाया जा रहा है। अब जब फोर्स लगाया जाएगा तो खींचा जाएगा इधर, लेकिन चूंकि इस दिशा में चल रहा है तो वो किस बल से, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा उसी बल से इसको खींचेगा। तो इसका क्षैतिज घटक जो होगा वो कितना होगा, तो क्षैतिज घटक बल, क्षैतिज बल कितना हो जाएगा, क्षैतिज बल बराबर हो जाएगा आपका F cos 30 डिग्री, F की वैल्यू 1.5 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, ये ठीक है। ये क्षैतिज बल की वैल्यू आ गई। अब चलिए इसको हमको निकालना है कि 40 ग्राम वाले का कितना होगा। तो 40 ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो पहला का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्षैतिज बल मिल ही गया आपको, इसका दिया हुआ है, अब इसका हमको त्वरण निकालना है। तो लिखेंगे क्षैतिज बल बराबर 40 ग्राम, वो जो दिया गया है तो लिख लेंगे 40 गुणे 10⁻³ ये किलोग्राम हो गया। और फिर इसका त्वरण पूछा जा रहा है E, इसको हमको निकालना। अब देखेंगे चूंकि दोनों जुड़ा हुआ है तो जो त्वरण इसका होगा वही त्वरण इसका भी होगा, एक ही डोरी से बंधे हुए हैं तो दोनों में त्वरण समान होगा।
और दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो देखिए लिखेंगे इसका क्षैतिज बल F cos थीटा। इसके लिए जब इक्वेशन पहला का जब सोल्यूशन लिखेंगे तो लिख लेंगे F cos थीटा यानी cos 30 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा 40 और दोनों का जो द्रव्यमान है उसको ऐड कर लेंगे 20 और चूंकि ये ग्राम में है तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। कैसे? 10⁻³ से 1000 से भाग दे दिया इंटू ए हमको निकालना ही है। यहाँ इसकी वैल्यू आ गई है 1.5 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ इंटू ए। ये इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू √3 और इज इक्वल टू 122 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 10⁻³ ये हो गया ए। अब यहाँ से ए की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसके बाद से इसके नीचे ये चला आएगा तो लिख लेंगे 1.5 इंटू 10√3 अपान 120 इंटू 10⁻³ अब उसके बाद से 1.5 इंटू √3 की वैल्यू जो होती है उसको हम लिख लें तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो गया 120। ये ठीक है। अब इसकी को सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए 10⁻³ है तो इसमें से 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये 1.5 जो है वो 15 हो जाएगा और 100 का गुणा इसमें कर देंगे तो 1732 हो जाएगा। तो उसे फ़ायदा ये होगा कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 और फिर इसमें 100 से गुणा करेंगे इंटू 1.732 इंटू 100 हो जाएगा। तो ठीक है, नीचे हो गया 120। अब ज़रा इसको देखिए ये हो गया 15 गुणे इसको हम लिखेंगे 173.2 और नीचे एक 120। 15 से इसको 8 बार में काट देंगे। अब उसके बाद से इसको देखिए जब भाग देंगे तो ये आएगा 8 दूना 16, एक बच गया और ये 13 हो गया, 8 एकने 8, 5 बच गया और यहाँ पे 2 हो गया तो 52 हो गया। तो 8 से 56, 8 छके 48, 6 हो गया और भी आगे आएगा, बस इतना ही हम लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आई? इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो दिया हुआ है डोरी में तनाव टी हमको निकालना है तो टी के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे तो टी तनाव हमको निकालना है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है टी, सिर्फ जब अगर इसको हम लेके चलते हैं तो टी इक्वल टू देखिए यहाँ पे द्रव्यमान है और इसमें ये चीज़ें हैं, इनको हम लेके आसानी से चल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू इसके लिए क्या लिख सकते हैं तो तुरंत तो दोनों का सेम होगा तो ये लिख लेंगे इसका जो द्रव्यमान है 20 और गुणे 10⁻³ ये किलोग्राम हो गया इंटू ए की वैल्यू आई ही हुई है, कितना आया है तो ये लिख लेंगे 21.6। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तो ये आएगा 20 इंटू, अब इसको ज़रा इधर गुणा कर लें ताकि आसानी हो, 21.6 इंटू 10⁻³ इनको जब सॉल्व करेंगे सबको गुणा उड़ा करके तो इनकी वैल्यू आपकी आएगी 0.43 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 20 किग्रा व 10 किग्रा के 2 कुटके रखे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर भी बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन है यदि 20 किग्रा के गुटके पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाए तो 20 किग्रा का गुटका 10 किग्रा के गुटके को किस बल से धकेलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यदि यही बल 10 किग्रा के गुटके पर लगा दें तो 20 किग्रा का गुटका 10 किग्रा के गुटके पर कितना बल लगाएगा। क्वेश्चन को यहाँ समराइज किया गया है, लिखा गया है। इसमें दिया हुआ है M1 M2 की वैल्यू दिया हुआ है और जो पूछ रहा पहला और दूसरा क्वेश्चन यदि 20 केजी के गुटके पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाए तो 20 केजी का गुटका 10 केजी के गुटके को किस बल से धकेलेगा। इसको बारी बारी से हम देखते हैं। फिगर ऐसा बनाया हुआ है, देखिए 20 केजी और 10 केजी के 2 गुटके एक पास रखे गए हैं, इस पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। तो ये दोनों एक साथ इधर जाएंगे,
इसमें मान लेते हैं कि त्वरण ए उत्पन्न हो रहा, तो इस पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है ये, उसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिख लेंगे F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। अब यहाँ से F की वैल्यू है 5 न्यूटन का, उसके बाद से m1 m2 की वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 20 प्लस 10 इंटू ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 5 हो गया इक्वल टू ये हो गया 30, और 30 इंटू ए हो गया। यहाँ से दिस इम्प्लाइज त्वरण की जो वैल्यू ए आएगी वो आएगा 5/30। इसको काट लेंगे, 1/6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण हमको मालूम हो गया, इस पे कितना बल आरोपित हो रहा है ये हमको निकालना है। तब ये जो है ये भूल जाइए, बस इस पे ये देखिए कि इसमें त्वरण ए उत्पन्न हुआ, इसका मास जो है 10 kg है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा यहाँ हम बना देते हैं, सिर्फ 10 kg के गुटके का, ये 10 kg है। और उसके बाद से इस पे अब की फोर्स जो लग रहा है वो हमको वैल्यू निकालनी है। इसका ये मास दिया हुआ है और 1/6 ए की वैल्यू आ गई 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एफ डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 kg पे आरोपित बल, तो एफ डैश इक्वल टू m2 इंटू ए। m2 की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 1/6, ये हो जाएगा 10/6। थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे तो हो जाएगा 5/3। इतना न्यूटन का बल उस पर लगेगा। ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर देखते हैं, यही इसी का जस्ट अपोजिट कहा जा रहा। यदि यही बल 10 kg के गुटके पर लगाया जाए, जो पहले इधर से लग रहा था, अब मान लीजिए उसको इधर से लगाया जाए, इसको हटा के तो इधर से लगाया जाए, तो पूछ रहा है कि 20 kg का जो गुटका है वो 10 kg पे कितना बल आरोपित करेगा। तो यहाँ देखिए, पहले वाले में ये बल जो था इस डायरेक्शन में लगा था, इसमें भी चूंकि ये इसको धक्का मारेगा तो ये आगे जाएगा, लेकिन ये इस पे कितना आरोपित करेगा, तो उसकी दिशा जो होगी वो इस दिशा में हो जाएगी। तो कितना होगा, तो इसमें भी इस पे जो आरोपित बल होगा एफ डबल डैश, उसको हम क्या लिखेंगे, तो m1 इंटू ए लिखेंगे, और m1 की वैल्यू कितनी है, तो 20 हो गया, ए की वैल्यू कितनी है, तो 1/6 हो गया, इसकी वैल्यू 20/6, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 न्यूटन। ये इतना बल लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिए गए चित्र में निकाय के त्वरण ए, डोरियों में त्वरण T1 व T2 की गणना कीजिए। मान लीजिए कि मेज चिकनी तथा क्षैतिज है, घिरनी हल्की व घर्षणहीन तथा डोरियां हल्की व अवितान्य हैं। जी की वैल्यू दिया गया है। ये फिगर है, फिगर यहाँ बना हुआ है, देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें त्वरण ए है, तो यहाँ देखिए ऐसा ही फिगर जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा बनाया गया है। त्वरण ए है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इसका मास 8 है तो 8a फोर्स लगेगा इस पे। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 8a है, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लगा 2 kg का है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा 2a। अगर ऐसा मान लेते हैं एफ डैश एफ डबल डैश, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है एफ ट्रिपल डैश, इस ये किसके बराबर है, तो 4a के बराबर, क्योंकि इसका मास 4 है। जी की वैल्यू दिया हुआ है, T1 और T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बारी बारी से इसका इक्वेशन को हम लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, पहले के लिए जब इसके लिए हमको इक्वेशन लिखना होगा, तो इसका वेट तो नीचे की तरफ काम करेगा ये, और उसके बाद से इसमें T1 ये, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगा, T1 इक्वल टू, सॉरी T1, और चूंकि ऊपर जा रहा है तो इसी में से इसका वेट घटेगा तो -2g हो जाएगा। उसके बाद इस पे जो फोर्स नेट लग रहा है वो कितना है, तो एफ डैश है, और एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो 2a के बराबर होगी। यानी एक इक्वेशन जो मिलेगा T1 - 2g इज इक्वल टू 2a। एक इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए, चूंकि इसकी जो दिशा है वो इस दिशा में ये मूव कर रहा है, ये 4 kg है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और इसी के साथ ये इधर भी खिसकेगा। तो इसमें T2 अधिक है, T1 कम है, तो T2 में से T1 घट जाएगा, तो T2 - T1 हो जाएगा। और उसके बाद से इज इक्वल टू, इस पे जो नेट फोर्स काम कर रहा है, मास 8 है, एक्सेलरेशन a है, तो 8 इंटू ए हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसके लिए देखते हैं, इसमें देखिए चूंकि ये नीचे जा रहा, तो इसका जो वजन है, वेट है, वो 4g नीचे की तरफ काम करेगा। तो नीचे आ रहा तो इससे ये कम है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो हो जाएगा 4g - T2 इज इक्वल टू 4a।
ये हो जाएगा, उस पर फोर्स। ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखिए, जब ही जोड़ेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पे बचेगा 4g और उसके बाद से -2g इक्वल टू, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14a। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये इधर जाएगा, 4g 2g है, ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू 14a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2g अपॉन 14, और उसके बाद से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/7g हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, a का मान बारी बारी से इसमें हम समीकरण में रख लेंगे तो t1 और t2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या मिलेगा, तो a का मान जब रखेंगे इसमें तो हो जाएगा t1 माइनस 2g इक्वल टू 2a। a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/7 लिख लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा g। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, t1, ये 2g उधर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 2g अपॉन 7 प्लस 2g हो जाएगा। फिर इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9g अपॉन 7, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो 9 इंटू जी की वैल्यू दिया है 9.8 अपॉन 7। उसके बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.4 न्यूटन। ठीक है, T1 की वैल्यू आ गई। अब इसी A की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण 3 से क्या लिखेंगे, इसमें समीकरण 3 क्या है, 4g माइनस T2 इज इक्वल टू 4a। तो a की जगह पे क्या लिख लेंगे, a इक्वल टू 1/7g। अब यहाँ से इसको जब लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज T2 एक तरफ कर लिया और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4g माइनस 4g अपॉन 7। ये हो जाएगा 28 में से 4 जाएगा 24g/7। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 9.8 अपॉन 7। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 33.6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया हुआ है संलग्न चित्र में एक भारहीन घर्षणहीन घिरनी एक स्प्रिंग तुला से लटक रही है। किसी भारहीन अवितान्य डोरी जो कि घिरनी के ऊपर से गुजरती है के मुक्त सिरों से 1 किग्रा व 5 किग्रा के द्रव्यमान के 2 पिंड बंधे हैं। बताइए कि स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 6 किग्रा भार से अधिक होगा या 6 किग्रा भार से कम होगा। ये आपका दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख लिया गया है। एक घिरनी है, इस पर एक अवितान्य डोरी जो है इससे एक 5 केजी का और 1 केजी का वेट लटका हुआ है। ये 5 केजी वाला जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो नीचे आएगा तो इसमें एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि ए है और इसमें एक्सेलरेशन ए है, इसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब इस स्प्रिंग तुला में जो पाठ्यांक होगा वो कितने के बराबर होगा, तो जितने बल से ये पुल्ली को नीचे की तरफ खींचेगा, यानी एक बल टी इधर लग रहा है, एक बल टी इधर लग रहा है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा, तो F बराबर टी प्लस टी। मान लिया माना डोरी में तनाव टी है तो अतः तुला का पाठ्यांक क्या बराबर टी प्लस टी इक्वल टू 2t। अब इनके इक्वेशन को हम लिख लेंगे, ये जो दिया गया है तो 5 केजी वाले की चूंकि ये नीचे जा रहा तो इसका जो वेट है W वो कितना है, तो 5g है। ये अधिक है इसमें उत्पन्न तनाव से, तो इसके लिए जो समीकरण होगा, जो इक्वेशन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 5g माइनस टी इज इक्वल टू, अब देखिए इसका जो मास है उसमें इसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a। ये ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसके लिए अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ये ऊपर जा रहा है तो इसमें तनाव जो है इसके वेट से अधिक है, इसका वेट क्या है, तो W इक्वल टू जी। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, T और माइनस G इज इक्वल टू, उसका मास है 1 तो 1 इंटू ए लिखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा A, और ये हो गया इक्वेशन
2। हम भी इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने से हमको मिलेगा क्या, लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5g और माइनस जी, यहाँ से लिख लेंगे 5g माइनस जी बच गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो ये 5a प्लस a ये मिल गया, यहाँ से हो जाएगा 4g और यहाँ से हो जाएगा 6a। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 4/6g। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3g। ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसमें एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ हमने जो माना था उसको निकाल लिया। अब इस एक्सेलरेशन का यूज़ करके हम इस टी की वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। तो इस ए की वैल्यू इसमें रखें या इसमें रखें, किसी में रख के टी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जो आसान सा समीकरण है उसी में हम रख के निकालेंगे। जैसे ये है टी माइनस जी है इक्वल टू ए, इसमें कहीं कोई गुणा भाग नहीं करना है, उसी में हम रखेंगे। तो लिख लेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इसको क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो है टी माइनस जी इज इक्वल टू, ए का मान रखना है तो 2/3g हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो टी की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी, तो 2/3g प्लस, अब देखिए केवल g हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, t इक्वल टू ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ देखिए g और फिर क्या होगा प्लस 3g, ये वैल्यू आ जाएगी, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5g/3, ये आपका मिल जाएगा t की वैल्यू। अब t की वैल्यू आ गई तो f का पाठ्यांक क्या होगा, तो लिखेंगे पाठ्यांक f बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 2t। तो यहाँ पे देखिए 2t मीन्स f इज इक्वल टू 2 इंटू 5g/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10g/3। अब इसको हम जब करेंगे तो ये आएगा 3.33g, ये आपका पाठ्यांक आएगा। तो यह पाठ्यांक जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ कि 6 किग्रा भार से अधिक होगा या 6 किग्रा भार से कम होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पाठ्यांक कितना 3.33 आ रहा, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो होगा 6 किग्रा भार से कम होगा। इसको अगर किग्रा भार में हम लिखते हैं तो ये क्या लिखेंगे 3.33g हट जाएगा, केवल किग्रा भार हो जाएगा, किग्रा भार। तो पाठ्यांक कितना आया, अर्थात लिखेंगे अर्थात 6 किग्रा भार से कम होगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 70 किग्रा का एक व्यक्ति जो समुद्र में स्थित किसी नाव पर सवार है को एक हेलीकॉप्टर की सहायता से उठाया जाना है। इस प्रक्रिया में एक रस्से का प्रयोग किया गया है जो 100 किग्रा भार का महत्तम बल वहन कर सकता है। हेलीकॉप्टर को किस महत्तम त्वरण से उठाना चाहिए कि रस्सी टूटे नहीं। अब देखिए ये जो दिया हुआ है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे एम उस आदमी का जो द्रव्यमान है, मास है, वो 70 kg है और उसके बाद से जो रस्सी ली गई है उसकी क्षमता दिया हुआ है, कितना तनाव मैक्सिमम सहन कर सकता है, तो 100 किग्रा भार सहन कर सकता है। इसको न्यूटन में चेंज किया गया है, जी से मल्टीप्लाई करके, ये न्यूटन हो गया। आपसे त्वरण पूछा जा रहा है कि इसको किस त्वरण से ऊपर की ओर उठाया जाएगा, इसको ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। ठीक है, ये रस्सी है, इससे ये आदमी लटक रहा है जिसका द्रव्यमान 70 kg का है, इसका 70 kg। तो देखिए रस्सी में तनाव जो होगा उसको डायरेक्शन मिलेंगे, इसका वेट भले ऊपर जा रहा है लेकिन काम नीचे करेगा। इसका जो हो जाएगा वेट डब्लू वो कितना होगा, तो 70g हो जाएगा, ये ठीक है। अब इसी का यूज़ करके हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसी को लेना है तो हम मान लेंगे, माना उसके मैक्सिमम त्वरण जो होगा वो ए होगा। तो अगर इसका इक्वेशन हम लिखते हैं तो देखिए लिखेंगे, चूंकि ये ऊपर उठ रहा है तो टी अधिक होगा
और ये वेट जो है वो कम होगा। तो क्या लिखेंगे, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ये इसका इक्वेशन होगा, जहाँ m क्या है, उस आदमी का द्रव्यमान है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे, या फिर इसको ऐसा लिख लें, T इक्वल टू, ये इधर चला आएगा तो mg हो जाएगा और प्लस एम ए, ये हो गया। फिर इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, mg प्लस एम ए, m कोष्टक में g प्लस ए, ये हो गया। t की वैल्यू आपको निकालनी है, तो t की वैल्यू कितनी दिया हुआ है ये इसमें, तो 100g, तो रख लिया इसमें 100g इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितना दिया है 70, कोष्टक में g की वैल्यू कितना दिया है, तो 9.8 दिया हुआ है, और फिर प्लस a दिया हुआ है, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ ज़रा देखिए, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है। या यूँ करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे नहीं करके, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। यहीं पे इसको लिखते हैं 100g इज इक्वल टू, m की जगह पे 70 लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया g प्लस, इसके जगह पे लिखेंगे 70, और ये हो गया a, इसको इधर ले आ देंगे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपको मिल जाएगा 70a इज इक्वल टू 100 माइनस 100g माइनस 70g, ये लिख लिया। अब लिखने के बाद से इसमें से हम घटा लेंगे तो ये 30g हो जाएगा, 30g। फिर a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 30 और अपॉन 70 इंटू जी, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 3/7 g, और g की जगह पे क्या लिख लेंगे 9.8, ये लिख लिया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू। इस त्वरण से उसको उठाएंगे तो रस्सी नहीं टूटेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिया हुआ है एक 400 केजी की लिफ्ट जो कि मजबूत तारों से लटकी है, लिफ्ट के तारों में तनाव ज्ञात कीजिए जब लिफ्ट ए दिया हुआ है विराम में है, बी दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है, सी दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है, डी दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। ये दिया हुआ है चार। यहाँ क्वेश्चन को लिखा गया है, यहाँ देखिए, वो लिफ्ट का जो द्रव्यमान है 400 केजी, तारों में तनाव आपको टी ज्ञात करना है। चार कंडीशन दिए हुए हैं, चार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जब वह विराम में हो, विराम में होने का मतलब क्या है, उसका वेग 0 यानी कि v इक्वल टू 0, और फिर v 0 होगा तो a भी 0 होगा, ठीक है। जब 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रही हो, जब नियत वेग होता है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है इस स्थिति में भी 0 होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है जब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही हो, और डी जो है जब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। यहाँ देखिए लिफ्ट बनाया गया है, ये ऊपर वायर है उसके तार से लटका हुआ है, इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा। अगर ये गति कर रहा है ऊपर या नीचे किसी भी तरह से, तो एक्सेलरेशन इसमें होगा, तो इसका इक्वेशन उसके हिसाब से इसमें लिखा जाएगा। जैसे पहला जो दिया हुआ है कि अगर विराम में हो तो कितना होगा, तो इस स्थिति में विराम का मतलब ये स्थिर है। अब जब स्थिर है तो इस स्थिति में इसमें जो तनाव होगा सिर्फ इसके वेट की वजह से ही होगा। तो पहले का जो सॉल्यूशन होगा ए का, वो क्या होगा, तनाव, तनाव। अब T इज इक्वल टू क्या होगा, इसके वेट mg के बराबर होगा, ठीक है। अब m की वैल्यू दिया है 400 और g की वैल्यू दिया हुआ है आपका 9.8, तो 9.8 लिख लिया इसमें। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3920 न्यूटन, इतने का बल वो सही नहीं गया। फिर बी देखते हैं, बी में क्या कंडीशन दिया हुआ, देखिए जब 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से ऊपर जा रही हो, तो जब ऊपर जाएगी तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, तो जब वेग नियत होगा तो ए 0 होगा, ऊपर ये भले ही जा रहा है, इसमें v की वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड और नियत है, तो इसलिए ए जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इसके लिए बी के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे, तो चूंकि ऊपर जा रही है तो लिखेंगे टी अधिक है इसके वेट से, तो लिखेंगे माइनस mg, और फिर इसका इक्वल कितना होता है, तो इसके द्रव्यमान और इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो लिख लेंगे m इंटू
ए। और जब ध्यान से देखिए इसको T माइनस एम जी लिखेंगे और फिर इज इक्वल टू m इंटू ज़ीरो, ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ये हो गया ज़ीरो। अब यहाँ से T की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो एम जी होगी। m की वैल्यू कितनी है तो 400 और g की वैल्यू कितनी है तो 9.8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो T का मान जो आएगा इसी के बराबर आएगा 3920 न्यूटन। इसका हो जाएगा। C देखते हैं, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा जब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर तो बता ही रहा है, तो इस स्थिति में ऊपर तो जाएगा लेकिन अब ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये है। इसका यूज करके हमको निकालना है। तब यहाँ देखिए अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन तो इसी तरह का होगा, ऊपर जा रहा टी अधिक है वेट कम है और तो इसको लिखेंगे टी माइनस एम जी और इसमें से हम घटा देंगे कितना ई किसके बराबर होगा, तो इसके मास है इसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर, यानी m इंटू ए के बराबर होगा। इसमें लिखेंगे क्या, तो t इज इक्वल टू, अब इसको अगर इधर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एम जी और प्लस एम ए, m कॉमन ले लेंगे तो m कोष्टक में g प्लस ए हो जाएगा। इनकी वैल्यूज को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 400 और कोष्टक में हो जाएगा g की वैल्यू 9.8 और इधर हो जाएगा प्लस ए की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400 और इंटू 11.8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 4720 न्यूटन, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। लास्ट एक बच रहा है उसको हम देख लेंगे वो क्या है, कितनी वैल्यू उसकी आ रही है। तो इसके लिए हम अब थोड़ा मिटा देते हैं, इसको देख लेते हैं ऊपर से। अब यहाँ देखिए डी को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो लिख लेंगे इसका इक्वेशन। इस स्थिति में क्या है, अब इसकी दिशा बदल गई है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये अधिक है, अब ये कम है। तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इसमें इसकी वैल्यू चूंकि हमको तनाव ज्ञात करना है तो इस स्थिति में दिस इम्प्लाई टी को एक तरफ कर लेंगे तो टी हो गया और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए लिख लेंगे एम जी माइनस एम ए, इसमें m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका g माइनस ए। इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 400, इसमें हो गया 9.8 माइनस 2, ये हो जाएगा 400 इंटू 7.8 और इसको जब वैल्यू लिखेंगे हम तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3120 न्यूटन, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ये सब क्वेश्चन, ये इसका सोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 5 किग्रा की एक मशीन गन 1 मिनट में 50 ग्राम की 30 गोलियां दागती है जिनमें गोलियों का वेग 400 मीटर प्रति सेकंड है। मशीन गन को उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितना बल लगाया जाना आवश्यक होगा। हम जानते हैं बंदूक जब चलती है तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के हिसाब से वो पीछे की तरफ झटका देती है, तो वो यही कहा जा रहा है कि उसको अपनी स्थिति में बनाए रखने के लिए कितने बल से उसको रोकना होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मशीन गन का द्रव्यमान 5 kg है, गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, गोलियों की संख्या जो है वो 30 निकल रही है, एक गोली का वेग जो है 400 मीटर प्रति सेकंड है। आवश्यक बल पूछा जा रहा, तो आवश्यक बल जानते हैं हम, बल F बराबर क्या होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T होता है, ये ठीक है। इसमें समय भी दिया हुआ है कि 1 मिनट दिया हुआ है, तो पहले समय को लिखेंगे, T इक्वल टू दिया हुआ है आपका डेल्टा T इक्वल टू 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर होता है, यानी डेल्टा P अपन डेल्टा T होता है, ठीक है। अब डेल्टा P की जो वैल्यू होती है वो m इंटू डेल्टा V होती है या एम भी होती है, अपन डेल्टा T लिख लिया। जब एक गोली की बात होती तो ये यूज हो जाता, लेकिन चूंकि इसमें n गोलियां चल, मान लीजिए 30 गोलियां, तो n गोलियों के लिए क्या होगा, इसमें n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी n से मल्टीप्लाई होगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो ये 30 है, n की वैल्यू यहाँ पे 30 लिख लेंगे। दिस इम्प्लाइज आवश्यक बल जो होगा वो कितना होगा, तो n की जगह पे हो जाएगा 30 और उसके बाद से प्रत्येक गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 ग्राम, तो गुणे लिख लेंगे 50 गुणे
अब चूंकि ग्राम में दिया हुआ है तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से गुणा करके इनटू, अब भी दिया हुआ है तो भी की वैल्यू है 400, तो 400 लिख लिया। नीचे 60, तो 60 लिख लिया। इस 30 से 60 को काट लेंगे, 2 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद से देखिए, इसको जब इससे काटेंगे, इसको नहीं काटेंगे 25 आ जाएगा, इससे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 200, कैंसिल हो गया। इसका इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये लिख लेंगे f बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसमें कितना जीरो, 1 2 3 3 जीरो, और उसके बाद से इंटू 10 पे पावर -3। अब देखिए ये 10 पे पावर -3 है, तो ये 3 जीरो को ख़त्म कर देगा, तो बचेगा कितना आपका F इक्वल टू 10 न्यूटन, इतना बचेगा। इतने ही बल से उसको उसकी स्थिति में बनाए रखने के लिए हमको लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का बल, यही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया हुआ है एक विस्फोटक विस्फोट के बाद 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड व 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ जाते हैं। तीसरे टुकड़े का वेग व दिशा ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लिया कि तीनों बराबर टुकड़े हैं, तो ये एक जगह पे विस्फोटक रखा हुआ है, विस्फोट होता है तो 3 टुकड़े इसके 3 दिशा में जाते हैं। तीनों चूंकि कंडीशन दिया हुआ है कि इनके द्रव्यमान इक्वल है, तो मान लिया हमारा प्रत्येक टुकड़े का द्रव्यमान m है, इसको दिखाया गया है। अब x एक्सिस और y एक्सिस में दिखाया है, इसको रिजॉल्व करेंगे और फिर इधर संवेग निकाल के इनको हम ऐड कर लेंगे। अब जरा यहाँ देखिए, इस दिशा में जो जा रहा है, इसको इस दिशा में x एक्सिस पे इसलिए लिया गया है ताकि इससे 0 एंगल ले लेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, बस एक ही रहेगा इसलिए। तो इसमें इसका इस दिशा में जो होगा संवेग, तो मास इंटू वेलोसिटी ये हो जाएगा इंटू साइन। अब चूंकि हम जानते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि इस जिसकी क्रिया रेखा से हमको एंगल निकालनी होती है, तो उसको हम इसकी क्रिया रेखा से एक्स एक्सिस से थीटा निकाल लेते हैं। जब इसकी दिशा निकालनी होगी तो ये जब थीटा मिल जाएगा, तो या तो इसमें से 180 माइनस थीटा कर लेंगे तो यहाँ से एक्स एक्सिस से वो निकल जाएगी, या 180 प्लस थीटा कर लेंगे तो इधर से इसकी दिशा मिल जाएगी, किधर से हम निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इनका संवेग बारी बारी से निकालेंगे एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, और संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद से इसको हम लिख लेंगे। जैसे देखिए, एक्स अक्ष की दिशा में इसका जो संवेग होगा वो कितना होगा, एक्स अक्ष की दिशा में, अक्ष की दिशा में संवेग, अब देखिए पहले का क्या होगा, तो इसका होगा, पहले का संवेग कितना होगा, तो संवेग संरक्षण लिखते हैं, संरक्षण के नियम से अब इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसको m इंटू वेलोसिटी होता है संवेग, तो लिख लेंगे 9, और इस दिशा में लेना है तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 लिख लेंगे, प्लस इसका x अक्ष की दिशा में लेंगे तो ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है 12, तो लिख लिया 12, और है उस दिशा में लेना है हमको x अक्ष में, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लिख लेंगे cos 90। और उसके बाद से इसको देखिए, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या हो, इसको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। चूँकि वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में हमको लेना है x अक्ष में, तो इसको हम एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो इसके लिए इधर एक इसका कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा। तो इस दिशा में इसका जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है, ये v है, तो इसका इस दिशा में होगा v माइनस v कॉस थीटा, ठीक है, और इस दिशा में होगा v साइन थीटा। हमको लेना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में चूंकि इधर v कॉस थीटा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस डायरेक्शन में v कॉस माइनस v कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से जब इसको ऊपर लेना होगा, तो इसमें भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करके v साइन थीटा ले लेंगे। अब चलिए, इस चूंकि x डायरेक्शन में लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो लिखेंगे माइनस है, तो या एक लाइन लिखते हैं, प्लस m इंटू कोष्टक में माइनस v, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। संवेग संरक्षण का नियम चूंकि पहले स्थिर था, तो इसका संवेग 0 था, तो स्थिर बाद विस्फोट के बाद भी इसका संवेग 0 ही होना चाहिए, ऐसा हमने लिखा। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिख लेंगे 9m प्लस
अब यहाँ चला देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इसको हमने लिख दिया 0। यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस एम भी cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज आपको यहाँ से मिलेगा एम भी cos थीटा इज इक्वल टू 9m, m से m कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका v cos थीटा इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन मान लीजिए 1 हम ले लेते हैं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब y अक्ष की दिशा में संवेग संरचना देखते हैं। y अक्ष की दिशा में, अक्ष की दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, ये हमने लिया। अब कैसे लिखेंगे नियम से, तो फिर देखिए इस डायरेक्शन में हमको लेना है, तो इसका इससे लेना है, चूंकि 0 डिग्री बन रहा तो इसको हम लिखेंगे m इंटू 9 साइन 0 डिग्री, और फिर प्लस m इंटू 12, इसका कितना है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। और उसके बाद से फिर वही चीज़ यहाँ पे, चूंकि इसका नीचे है कंपोनेंट, ऊपर लेंगे तो माइनस, या एक लाइन ऐसे लिख लेते हैं, प्लस m इंटू कोष्टक में माइनस भी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 12m, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, लिख नहीं रहे हैं, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस एम भी साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से लिख लेंगे दिस इंप्लाइज, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो एम भी साइन थीटा इज इक्वल टू 12m, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा v साइन थीटा इक्वल टू 12। ये हो गया क्वेश्चन 2। हमको v निकालनी है, v cos थीटा मिल गया, v साइन थीटा मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमको कुछ मिल जाएगा, तो लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो मिलेगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 का वर्ग करेंगे तो 81 इक्वल टू 12 का वर्ग करेंगे तो 124, इनको ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 225। ठीक है, 225 मिल गया। अब कुछ और इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ देखिए हम यही हम लिख रहे हैं, लिख लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको, देखिए वी स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो वी स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 225, ये 1 हो जाएंगे, और जब v के वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 15। तो वेलोसिटी जो निकल के आई वो कितनी आई, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं उसकी दिशा कैसे निकलेगी, तो देखिए v cos थीटा और v sin थीटा आपको मालूम है, इसमें यदि इससे हम भाग दे दें तो tan थीटा मिल जाएगा, और tan थीटा मिल जाएगा तो इधर जो वैल्यू आएगी उसको आसानी से हम कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे इसके लिए हम इसको मिटा रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ये लिखिए, और जब भाग देंगे तो आएगा आपका tan थीटा इक्वल टू, अब क्या आएगा आपका, देखिए ये 12/9 कट जाएगा तो ये आएगा 4/3, ये ठीक है। इसको जब भाग दे लेंगे तो ये आएगा 1.33। अब इसके त्रिकोणमिति वाले टेबल से जब इसकी वैल्यू को देखेंगे, जो आता है हर एंगल के लिए किसकी कितनी वैल्यू होती है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, देखिए यहाँ पे tan थीटा, और इसको देखने के बाद से आएगा इसकी जो वैल्यू है 1.33 की tan
53 डिग्री के लिए ये वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो 53 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू आई है आपकी थीटा की 53, ये भी हो जाएगा 53, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 53। अब इसकी दिशा दो तरह से दे सकते हैं, या तो इधर से दीजिए या इधर से दीजिए। जब इधर से देंगे तो लिखेंगे 180 माइनस थीटा यानी कि 53 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 127 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसी को जब ऊपर से देंगे तो ये देखिए 180 तो यहीं तक है और ये 53 उसमें जुड़ रहा है, तो ये इसको लिख लेंगे 180 प्लस थीटा, तो इसको लिखेंगे 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो 233 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो आएगा एक्स से नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स अक्ष से ऋणात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, और उसके बाद से यहाँ क्या होगा, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में। दोनों आंसर सही है, धनात्मक दिशा में, ठीक है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दिया हुआ है √2, √3, 5, √3 और 2 न्यूटन के बल किसी समखष्टभुज के एक शीर्ष से क्रमशः शेष 5 शीर्षों की ओर क्रिया करते हैं, उनके परिणामी का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बनाया गया है, एक समखष्टभुज है, समखष्टभुज में जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हों, इनके प्रत्येक कोने की तरफ ये बल लगाया गया है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहीं से सब पे लगे हैं 2 न्यूटन का बल, तो √3 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का बल, √3 न्यूटन का बल और 2 न्यूटन का बल है। इसके परिणामी का परिमाण और दिशा हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दिशा में रिजॉल्व कर लेते हैं और फिर तब उसको निकाल लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि इसी एक्सिस के अलांग ये जो बल लगा है ये एक्स एक्सिस के अलांग है और ये वाई एक्सिस के अलांग, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारा। तो जब इसके लिए निकालेंगे इसका एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट, तो जानते हैं एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट जब निकाला जाता है तो क्या लिखा जाता है, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा लिख लिया। आर कॉस थीटा लिखने के बाद से बारी बारी से इन बलों को जितना एंगल इससे बना रहे हैं एक्स एक्सिस से उसके साथ कॉस को लेकर हम लिखते हैं। जैसे पहला है 2 न्यूटन, तो लिखेंगे 2 इंटू कॉस। अब ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे प्लस, सबको ऐड करते जाएंगे। ये देखिए √3 वाला इससे 30 डिग्री, देखिए जितने भी इसके कॉर्नर हैं अगर यहाँ से इनके एंगल को बनाया, चूँकि समखष्टभुज है तो सब एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बनाए थे, यानी कि ये इससे 30 डिग्री, ये इससे 30 डिग्री, इससे 30 डिग्री, ये इससे 30 डिग्री। अब देखिए इसका इससे एंगल तो 30 डिग्री होगा, लेकिन इस वाले का एंगल इससे 60 डिग्री का होगा, इस वाले का एंगल इससे 90 डिग्री का होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, जैसे ये हमको मिल गया तो इस स्थिति में क्या मिलेगा, ये हो गया 2 cos 0 डिग्री। इसके लिए जब लिखेंगे तो √3 cos 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ पे होगा 5 cos 60 डिग्री और फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे √3 cos 90 डिग्री और प्लस इसके लिए जब लिखेंगे तो 2 cos 120 डिग्री। इसी को सॉल्व करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 2 हो गया, प्लस √3 है तो √3 लिख लिया, cos 30 की वैल्यू इंटू √3/2 होता है तो लिख लिया √3/2। उसके बाद से प्लस, अब जरा यहाँ देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये चूँकि 0 होता है तो प्लस 0 हो जाएगा cos 90 की वैल्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, तो जरा यहाँ देखिए cos 120 है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 cos, या इसको नीचे लिख लेते हैं, दिक्कत हो रही है तो प्लस 2 cos, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है। जब लिखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा आपका 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5/2 और ये प्लस, अब रहे तीसरे में मिलेगा तो तीसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे -2 cos 60 डिग्री, ठीक है।
इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख लेंगे कॉस आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, तो ये आया 2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 माइनस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो लिख लेंगे 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इनको ऐड कर लेंगे तो 8/2 हो जाएगा और फिर -1, यहाँ से आपको क्या मिला, इसमें से 1 घट जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 4, मिल गया 5। ठीक है, तो आर कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई, आर कॉस थीटा इक्वल टू 5, ये ले लेंगे इक्वेशन 1। अब जरा यहाँ देखिए, इसके वाई एक्सिस में या अक्ष में की दिशा में इसका कंपोनेंट जब लेंगे तो वो क्या होगा, तो आर साइन थीटा होगा इक्वल टू, अब यहाँ देखिए जब इसके साथ लेंगे तो यहाँ देखिए 2 के साइन के साथ लेंगे 2 साइन 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस इसके साथ लेंगे तो √3 साइन 30 डिग्री प्लस 5 साइन 60 डिग्री प्लस हो जाएगा √3 साइन 90 डिग्री प्लस 2 साइन 120 डिग्री, ये ठीक है। अब इसी को सॉल्व किया जाए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस यहाँ पे देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो ये हो जाएगा 5 √3/2 और उसके बाद से इसको देखिए √3 cos 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया √3 सिर्फ, और फिर यहाँ पे हम लेंगे तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं +2 साइन कोष्टक में 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, इसको 0 खत्म हो गया, यहाँ से इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6√3/2 और फिर एक √3 तो और रह गया तो ये हो जाएगा 7, तो लिख लिया 7 √3/2 और फिर प्लस जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, या चूँकि थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो पॉजिटिव होगा तो लिख लेंगे 2 साइन 60 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया 7 और फिर यहाँ क्या होगा √3, इसको अब ऐड कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 √3/2 और फिर प्लस ये साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो लिख लेंगे 2 इंटू √3/2। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 8 2 10 हो जाएगा, 10 √3/2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 5 √3/2 सॉरी 5 √3, ये आ गई आपकी आर साइन थीटा की वैल्यू, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 2। अब इन्हीं दो इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे तो हमको आर की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आर स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 का 25 हो जाएगा और प्लस इधर देखिए 5 का 25 और √3 है तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 75, हो गया 75, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। अब जरा यहाँ देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो 10, ये हो जाएगा 10 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट। क्लियर है। अब इनकी हम दिशा को देखते हैं कि इनका दिशा हम कैसे निकालेंगे, तो दिशा कैसे निकलेगा, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो दिशा मिल जाएगी, जैसे लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर
भाग देने पर देखिए क्या होता है, तो जब इसमें हम इससे भाग देंगे इससे, तो मिलेगा आपको tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5√3 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ये दिशा हो जाएगी उसकी, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया हुआ है एक 20 ग्राम की गेंद एक दीवार पर 45 डिग्री के कोण पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है और फिर प्रारंभिक वेग की दिशा के लंबवत उसी वेग से टकराकर वापस लौट आती है। गेंद द्वारा प्राप्त आवेग का परिकल्पना कीजिए। ठीक है, आवेग आपसे पूछा जा रहा है, आवेग। तो शुरू में हम लोगों ने चार्ट में जो बनाया था उसमें आवेग के बारे में बताया गया था। आवेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन। अब संवेग परिवर्तन हम कैसे लिखेंगे, तो संवेग परिवर्तन हम जानते हैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग होता है संवेग परिवर्तन। तो लिखेंगे अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे देखिए। फिर अंतिम संवेग क्या होगा, तो देखिए इसको अब रिजॉल्व करेंगे। अंतिम संवेग में इधर जब जा रहा तो उसका हम संवेग देखेंगे। तो यहाँ ज़रा यहाँ देखिए, इसके स्थिति में अगर ये लेते हैं तो इसके जो इस दीवार के अलांग जो होगा वो देखिए कितना होगा, तो दिस। अब जब आवेग निकालना होगा तो इस दीवार के अलांग जब निकालेंगे तो वो कितना होगा दीवार के अनुदिश। तो जब इधर है नहीं टकराया हुआ है तो इसका इस दिशा में कंपोनेंट एम बी कॉस थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। जब टकरा जा रहा तो उस स्थिति में इसकी दिशा फिर से ये देखिए यहाँ है तो रिजल्व होगा इधर और इधर। इसका रिजोल्यूशन होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसका रिजोल्यूशन होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन इधर की तरफ। यहाँ जो होगा एम बी कॉस थीटा होगा, ये एम बी साइन थीटा इस दिशा में, इसका जो होगा एम बी कॉस थीटा और इसका इस दिशा में होगा एम बी साइन थीटा। तो वही जब हमको लिखना होगा लिखेंगे दीवार के अनुदिश, दीवार के अनुदिश आवेग वो लिखना होगा आवेग। तो ये कितना होगा, इसके एलांग जो संवेग परिवर्तन होगा तो अंतिम संवेग कितना है, तो एम वी कॉस थीटा और माइनस एम वी प्रारंभिक संवेग एम वी कॉस थीटा, एम वी कॉस थीटा लिख लिया। चूंकि थीटा दोनों के लिए इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो दीवार के अनुदिश इसका जो संवेग आवेग आया वो आया 0। अब दीवार के परपेंडिकुलर हम देख लेते हैं कितना है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये है। इस स्थिति में लिखेंगे दीवार के परपेंडिकुलर, दीवार के लंबवत आवेग, ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए भी हम वही लिखेंगे संवेग परिवर्तन होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो लंबवत देखिए अंतिम संवेग पहले यहाँ अभी टकराने से पूर्व क्या है संवेग एम भी साइन थीटा, तो लिख लेंगे इसको एम भी साइन थीटा माइनस, अब देखिए इसको लिखेंगे टक्कर के पश्चात, देखिए इसकी दिशा इस डायरेक्शन में, यहाँ दोनों एक ही दिशा में थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ दोनों की दिशा विपरीत है तो चूंकि इसके अलांग हम ले रहे हैं तो इसको हम लेंगे माइनस, तो लिख लेंगे माइनस एम भी साइन थीटा, ये हम ले लेंगे, ये ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एम भी साइन थीटा प्लस एम भी साइन थीटा, ठीक है। अभी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 MV साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, तो 20 इंटू 10⁻³ और फिर भी की वैल्यू कितनी है, तो 15 है, इंटू साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री लिख लेंगे, 45 डिग्री। इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, तो 2 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 300 हो जाएगा, इंटू 10⁻³ है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ये ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पे इसका जब भाग देंगे तो √2 बचेगा, इसको हम लिख लेंगे 300 इंटू 10⁻³
√2। अब देखिए ये 1000 है, इसमें जब भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3 √2। ये आ जाएगा आपका आवेग। और आवेग का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, तो लिख लेंगे किलोग्राम किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, 10 ग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का एक टुकड़ा एक 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से मुक्त रूप से गिराया जाता है। ठीक उसी क्षण मीनार के पाद से 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर को टुकड़े के पथ पर ही 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। परिकलन कीजिए। ए दिया हुआ है, गोली और लकड़ी का गुटका कब और कहाँ मिलेंगे। बी दिया हुआ है, यदि टकराने के बाद से गोली गुटके में ही रह जाए तो गुटका और गोली निकाय नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें और जी जो है उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, ये बताया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए उस क्वेश्चन को लिखा गया है, लकड़ी का द्रव्यमान और लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान और गोली का द्रव्यमान दोनों इक्वल है, एम मान लिया, 10 ग्राम का दिया। मीनार की ऊंचाई 100 मीटर की है, गोली का वेग 100 मीटर पर सेकंड है। गोली और लकड़ी के गुटके कब और कहाँ मिलेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। टाइम पूछ रहा है और हाइट पूछ रहा है। यदि टकराने के बाद गोली गुटके में ही रह जाए तो गोली और गुटका नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेंगे। ये दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, इनको बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए जो सवाल दिया हुआ है उसमें एक मीनार का जिक्र है, ये मीनार है मान लीजिए, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, तो 100 मीटर। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ से एक लकड़ी का गुटका जो है स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है, तो स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराया जाता है। इस स्थिति में इसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से एक बुलेट जो है वो चल रही है, गोली चल रही है, और गोली चल रही है उसी के नीचे एकदम, ताकि जाके उसी में धंस जाए। इसका जो वेग दिया गया है, इसका प्रारंभिक वेग u जो है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है। अब मान लीजिए कि यहाँ से चलिए ये गुटका नीचे गिरना शुरू हुआ। एक स्थिति ऐसी आएगी, दूसरी स्थिति यहाँ दिखा रहे हैं कि इस लकड़ी के गुटके में यह गोली जो है धंस के रह जाएगी। ठीक है, यह गोली धंस गई उसमें। तो आपसे कितनी ऊंचाई पर यह धंसेगा, यानी कि ये वाली हाइट पूछी जा रही है, और कब मिलेगा, कितने समय पश्चात, तो ये आपसे टी पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले कंडीशन में, यानी कि ए को जब सॉल्व करेंगे तब की ये कंडीशन है। तो इसके लिए बारी बारी से हम इसको लगाएंगे। ये मीनार है, तो पहले इसके लिए हम देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे आ रही है, प्रारंभिक वेग इसका 0 है, तो कितनी हाइट तक नीचे आएगा। मान लेंगे, माना टी सेकंड पश्चात h मीटर की ऊंचाई पर एक दूसरे से मिलेंगे। ये हमने मान लिया, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि पहले ये चला, तो इसके लिए जब लिखना होगा तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक h है, तो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 100 माइनस h। ये लिख लेंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस h। इसी को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस h इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें u की वैल्यू जो है वो 0 है, तो लिख लेंगे 100 माइनस h इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0, और प्लस 1/2 gt स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इस गोली को देख लें, ये ऊपर h ऊंचाई तक जाके इसी के साथ मिल रहा है, समय तो वही लग रहा है t। तो इसके लिए जब लिखेंगे तो लिखेंगे गोली के लिए क्या लिख लेंगे, अब लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी, चूँकि नीचे से ऊपर गति हो रही है तो माइनस हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर, ये ठीक है। अब यहाँ से u प्रारंभिक वेग इसका जो है वो 100 मीटर पर सेकंड है, तो लिख लेंगे h इक्वल टू यहाँ पे 100 और t की वैल्यू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये ठीक है। अब इक्वेशन 1 में देखिए, ये हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है, ये 100 माइनस एच, तो यहाँ पे इस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे उसको लिख सकते हैं
तो लिख लेंगे h इक्वल टू 100 टी माइनस कोष्टक में 100 माइनस h। फिर क्या होगा 100 टी माइनस 100 और प्लस h, ये वैल्यू आई है h की, दोनों तरफ h है कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपका आ जाएगा 100 टी इक्वल टू 100। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद जो है दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब h निकालना है तो h किस में रख के हम निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए t 1 सेकेंड आ गया, तो इसमें हम अगर रख दें इसको तो आसानी से हमको निकल जाएगा। इसमें g की वैल्यू दिया हुआ है, g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर, ये ठीक है। अब इस t की वैल्यू को इसमें हम जब रखेंगे इस समीकरण 1 में, तो हमको ये आसानी से h मिल जाएगा। तो लिख लेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, तो देखें आप समीकरण 1 ये है 100 माइनस एच इक्वल टू 1/2, जी की वैल्यू है 10 और टी की वैल्यू 1, तो लिख लिया 1 का स्क्वायर, इससे इसको काट देंगे 5 हो जाएगा, तो ये आ गया 100 माइनस एच इक्वल टू 5। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 100 माइनस 5 और इसकी वैल्यू आ गई 95 मीटर, यानी 95 मीटर ऊंचाई पे जाके ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये पहले का आंसर है। दूसरे का आंसर चलते हैं, देखते हैं क्या। चलिए बी को देखते हैं, दिया है यदि टकराने के बाद गोली गुटके में ही रह जाए तो गोली और गुटका नीचे आने से पूर्व कितनी ऊंचाई तक उठेंगे, इसको हमको निकालना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए ऊपर से जब गुटका गिरता है तो यहाँ तक आने से तक उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, और यहाँ नीचे से जब ये जाता है तो उसकी भी वेलोसिटी कुछ होगी। इसको हम मान लेंगे कि ये होता है, मान लेंगे कि जो गोली यहाँ से गई, लिख लेंगे माना गोली का टकराने से पूर्व वेग v1 है तथा गुटके का टकराने से पूर्व वेग v2 है। ठीक है, तो अब निकालेंगे कैसे, तो v1 और v2 की वैल्यू हम निकालें तो ऊपर से ये आ रहा u 0 है, तो कैसे निकालेंगे इसका समीकरण से, किस समीकरण से, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी से, इसको निकालेंगे, ए टी की जगह हो जाएगा जी टी। अब ज़रा यहाँ देखिए v की जगह हो जाएगा v1, v की जगह हो जाएगा v2, गुटके के लिए हम देख रहे हैं तो गुटके का प्रारंभिक वेग जो है वो 0 है, तो लिख लेंगे v2 इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा जी टी, ये ठीक है। तो जी टी मीन्स जी की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू टी की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस गोली के लिए, गुटके के लिए देखते हैं, सॉरी गोली के लिए, तो गोली का मान हमने माना है v1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे v1 इज इक्वल टू u माइनस, चूँकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी टी हो जाएगा। इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी है, तो 100 है, तो लिख लेंगे 100 माइनस जी टी की वैल्यू 10 और इंटू टी की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हम लोगों ने इसलिए किया है कि जब दोनों मिलेंगे तो संवेग संरक्षण का नियम हम लगाएंगे, तो टकराने से पूर्व संवेग टकराने के बाद के संवेग के बराबर होगा। ठीक है, ये इसलिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब फिर से एक मान लेंगे कि माना गुटके तथा गोली निकाय का वेग क्या है, तो v डैश है या u डैश, जो माना होगा ये है। तब क्या होगा, इस स्थिति में लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से क्या लिखेंगे, नियम से लिखेंगे टकराने से पूर्व संवेग, टकराने से पूर्व संवेग
बराबर टक्कर के पश्चात संवेग, टक्कर के पश्चात संवेग, इसका यूज़ करेंगे हम। यहाँ देखिए टकराने से पूर्व संवेग क्या होगा, तो लिखेंगे इसका mv1, चूँकि दोनों का मास बराबर है तो इसलिए लिख रहे हैं mv1, और फिर माइनस mv2, दोनों की दिशा बराबर है इसलिए इसको घटाया गया है, इक्वल टू ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और इसका हमने माना ही है v डैश तो लिख लिया v डैश। फिर इसके बाद से देखिए इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ से ये मिल जाएगा m1 और ये, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, m कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 2m v डैश, m से m कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इक्वेशन जो आएगा आपका वो आएगा v1 माइनस v2 इक्वल टू 2v डैश, ठीक है। v डैश की वैल्यू आई हुई है, निकालना है, v1 वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, तो ये कितना निकाला है, v1 की वैल्यू है 90 और v2 की वैल्यू है 10 इक्वल टू 2v डैश। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लिख लेंगे 2v डैश इक्वल टू हो जाएगा 80, तो v डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई 40 मीटर। इस वेग से वो ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे देखिए गोली के वेग को हमने पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव गोली की दिशा ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव आया है, ये भी बता रहा है कि दोनों मिलके ये ऊपर ही जाएंगे। अब ऊपर जाएंगे तो किस हाइट तक जाएंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ से प्रारंभिक वेग इनका v डैश हो गया, अब जब ऊपर जाएगा तो इनका अंतिम वेग जो होगा, मान लीजिए कि और जितना ऊपर जाता है ये 0 हो जाएगा अंतिम वेग। तो इसमें एक कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला लगाएंगे जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वो लिखेंगे हम, क्या होता है फार्मूला, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और चूंकि ये ऊपर जा रहा तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2gh, ये ठीक है। यहाँ पे u डैश जो है ये v डैश ही है, और v तो ऊपर जा रहा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे v0 इक्वल टू यहाँ पे v डैश हो जाएगा माइनस 2gh डैश कर लीजिए, h डैश हमको निकालना ही है, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज h डैश, ये चूँकि इसका स्क्वायर हो जाएगा तो लिख लेंगे 2gh डैश इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर, तो हो जाएगा h डैश बराबर v डैश का स्क्वायर अपॉन 2g, ये हम लिख लेंगे। v डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाला ही हुआ है तो उसको निकाल लेंगे, कितना हुआ, तो v डैश की वैल्यू है 40, तो लिख लेंगे 40 इंटू 40, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। h डैश की वैल्यू जो आ गई आपकी 40 दूना 80 हो जाएगा, 80 मीटर, यानी कि जब ये टकराएगा तो नीचे आने से पूर्व 80 मीटर तक ऊंचाई तक ऊपर जाएगा और तब वहाँ से फिर ये नीचे आएगा। ये है आपका आंसर। ये चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल ख़त्म हुए, 14 के 14 सवाल थे, सारे क्वेश्चन देखे गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।